नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, संक्रमित की जुम्बा डांस। अब जो भी कोविड सेंटर हैं जहां पर शुरुआत की गई, उन्हें जुम्बा डांस सिखाया जा रहा है, कराया जा रहा है, ताकि उन पर मानसिक तनाव थोड़ा कम दिखाई दे। दूसरी खबर आज के दिन की बिहार अनलॉक से जुड़ी है। बिहार अब अनलॉक होने की कगार पर है। धीरे धीरे अब अनलॉक हो रहा है बिहार, और अब और भी अधिक पहले से ढिलाई अब देखी जाएगी। तीसरी खबर आज के दिन की, एलजेपी में बगावत की तस्वीरें जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं। पशुपतिनाथ जो फिक्की पारस जी लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि अब कैसे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी मेरी हाथों में आ जाए, और अब वो समर्थन जुटाने में अब लगे हैं। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए सुर्खियां। पीएमसीएच के पीजी ब्लॉक कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए अनोखी पहल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई जुम्मा क्लास। एसएनएमसीएच के प्रभारी ने किया उद्घाटन। बिहार में शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया, बाजार और दफ्तरों में धीरे धीरे लौट रही रौनक। सीएम नीतीश ने किया 16 जून से 22 जून तक ढील देने का ऐलान। पटना में सरकार और नगर निगम के दावों की खुली पोल, चंद घंटों की बारिश के कारण सड़कें बनी तालाब। पटना के वार्ड संख्या 48 कदम कुआं मरने की हाल बेहाल। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुजाहिदपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएमसीएच के पीजी ब्लॉक कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जुम्बा क्लास शुरू की गई। इसका उद्घाटन एसएनएमसीएच के प्रभारी सह एडीएम चंदन कुमार ने किया। मौके पर पीजी ब्लॉक के नोडल ऑफिसर डॉक्टर डीपी भूषण समेत अधिकारी और चिकित्सक वहां पर मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही वहां जुम्बा क्लास शुरू कर दी गई। ट्रेनर श्वेता कुमारी के साथ 20 कोरोना संक्रमित मरीज तेज म्यूजिक की धुन पर खूब झूमे। ये क्लास संक्रमित मरीजों की शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए शुरू कराई गई। मौके पर एडीएम ने कहा कि जुम्बा डांस स्वस्थ रहने के लिए काफी कारगर है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के व्यायाम और फिटनेस प्रोग्राम के तहत उसे शुरू किया गया। इतनी तत्परता के साथ काम किया है यहाँ पे। इस समय 250, 260 पेशेंट होता था, 8 घंटा रोस्टर ड्यूटी बनता था, लेकिन उस समय भी रात 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे रात में फोन मुझे आता था कि अब ये नहीं, ऑक्सीजन का ये कमी है, आप आंखों से गिरे। उस समय मैं सोता नहीं था। मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस क्लास की शुरुआत की गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीजे ब्लॉक के नोडल ऑफिसर डॉक्टर डीपी भूषण जो कि लाइव भी जुड़े हुए हैं आज के दिन, उनसे भी हम वही बातचीत करेंगे। लेकिन उद्घाटन के साथ ही जुम्बा क्लास शुरू किया गया। ट्रेनर श्वेता कुमारी के साथ 20 कोरोना संक्रमित मरीज म्यूजिक के धुन पर झूमते हुए भी दिखाई दिए। पीएमसीएच के पीजी ब्लॉक कोविड सेंटर में कोरोना के मरीजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जुम्बा क्लास की शुरुआत देखिए आप। इसका उद्घाटन एसएनएमसीएच के प्रभारी एडीएम चंदन कुमार ने किया। मरीजों की अनोखी पहल कोविड सेंटर में। मरीजों के लिए शुरुआत। डॉक्टर डीपी भूषण नोडल ऑफिसर कोविड सेंटर के जुड़ गए। डीपी भूषण जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। डीपी भूषण जी, कितनी कारगर ये प्रक्रिया है जो एक अनोखी पहल देखी जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, जुम्बा डांस के क्लासेस? भूषण जी। जी, ये मुख्य रूप से जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बिना लक्षण वाले मरीज होते हैं, उन पर हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं।
कोरोना के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक चीज होती है। कोरोना के बाद के हिस्से को 3 भाग में बांटा गया है। 1 महीने तक हम लोग कोविड कहते हैं, 1 से 3 महीने तक पोस्ट कोविड कहते हैं, उसके बाद नॉन कोविड कहते हैं। सो पोस्ट कोविड के समय बहुत सारी समस्याएं होती हैं। खासकर जो सबसे कॉमन है वो थकावट की समस्या है। इसको पोस्ट कोविड फटीग कहते हैं। ये चूंकि मांसपेशियों को ठीक से हम लोग कार्य नहीं करते हैं इसलिए होता है। तो जुम्बा डांस इसलिए शुरू किए गए कि हम लोग अपने कोरोना के समय में ही अपने शरीर को उसकी क्षमता के हिसाब से व्यायाम कराते रहे, ताकि जितनी भी बची हुई मांसपेशियां या अनअफेक्टेड मांसपेशियां हैं वो कार्य में चालू रहे और बाद में आपको थकावट कम करे। जी, लेकिन कितने इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं मरीज वहां पर इस क्लासेस में? मरीज का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। खास करके जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनके लिए हम लोग कुछ प्रोटोकॉल बनाया है, एसओपी जिसे कहते हैं, कि सभी मरीजों को हम शारीरिक श्रम नहीं करा सकते। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो आज चल रहे हैं और कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 15 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी बीमारी बढ़ती रहती है। इस तरह से मरीजों को छांट कर अलग करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मरीजों का बीपी हम लोग चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, SpO2 चेक करते हैं और रेस्पिरेशन रेट चेक करते हैं। फिर 6 मिनट वॉक कराते हैं। 6 मिनट वॉक के बाद फिर इन सारी चीजों को चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग ले जाते हैं। ऐसा करने के बाद हम लोग मरीज को अक्सर 4 कैटेगरीज में बांट पाते हैं। एक वो जो कुछ नहीं कर पाएंगे, खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60 के ऊपर वाले, उनको हम लोगों ने लाइब्रेरी एक दे रखी है, पुस्तकालय किया गया जिसमें कि इंटरेस्टिंग बुक्स होती है और 60 से ऊपर उनके काल की किताबें होती है, उनके समय की किताबें होती है, तो उसको वो पढ़कर अच्छा महसूस करते हैं। उससे जो कम लोग अफेक्टेड होते हैं उनको हम लोग प्राणायाम कराते हैं। 5 तरह के प्राणायाम है जो कराते हैं, जिनका कि हमने सीरियल आयुष मंत्रालय से बात करके निर्धारित कर रखा है। वो जाई प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है, कपालभाति है इत्यादि। उन प्राणायाम करने से जो लोग ज्यादा होते हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट में जिनका स्लाइडिंग ऑफ SpO2 <2 है, उनको हम लोग सूर्य नमस्कार 9 बार कराते हैं। और जो लोग बिल्कुल जिनका ऑक्सीजन नहीं घटता है 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद, उनको ये हम जुम्बा कराते हैं। ऐसे हमारे पास लगभग 15 से 20 मरीज हैं जो कि जुम्बा क्लासेस में आते हैं, जो लोग जुम्बा क्लासेस करते हैं। जिस समय का ये वीडियो, उस समय लगभग 25 मरीज थे जो लोग जुम्बा क्लासेस में आते थे। जुम्बा डांस वस्तुतः शुरू किया गया था ब्राजील में 1990 में, जो कि वजन घटाने के लिए शुरू किया गया। इसके कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स थे और इसको पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया गया। ये जुम्बा डांस के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं शरीर के एरोबिक फिटनेस के लिए। इसको आप इंडो वेस्टर्न डांस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय पद्धति की चीजें में शामिल रहती हैं। ये जुम्बा गोल्ड से लेकर के जुम्बा एक्टिव डांस तक है। तो हम लोग जुम्बा गोल्ड, जो कि खास करके लो एक्टिविटी डांस है जुम्बा का, वो कराते हैं और म्यूजिक के सहारे मरीजों के मस्तिष्क को शांति देने का प्रयास करते हैं। जी। लेकिन भूषण जी, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? ये सोच आपके अंदर कहां से आई कि ऐसी शुरुआत करें तो मरीजों के लिए बेहतर होगा? जी, जब भी लोगों ने काम करना शुरू किया, खास करके इस पद्धति पर कि मरीजों को पोस्ट फटीग सिंड्रोम ना हो, तो उसमें आई बात कि मरीज जब नेगेटिव हो जाते हैं और जब रिकवर करने लगते हैं तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। तो चूंकि उन लोगों को व्यायाम करना है और फिर उस समय जब वो व्यायाम के लिए शुरू करते हैं तो पहले का कोई अनुभव या पहले का कोई प्रयास नहीं होने के चलते उनको हमें कराने में बहुत दिक्कत होती थी। मरीज लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट व्यायाम करने के बारे में सोचता भी नहीं था और 15-20 दिन लग जाते थे। इस 15-20 दिन लगना या 15-20-25 मिनट भी करने में बहुत दिक्कत होना, भले ही स्लो ही चलना हो, तब ये ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग जो मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको पहले दिन से प्रारंभ कराएं और उनको हर स्तर पर प्रतिदिन मरीजों का 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। प्रतिदिन मरीजों को जुम्बा के बाद हम लोग फिर से करते हैं। एक स्टडी है जिसमें कहा जाता है कि कोविड के बाद मानसिक तनाव होते हैं। एक जनरल पॉपुलेशन में जो स्टडी की गई है उसमें है कि 9 से 10% होता है। कोविड के बाद ये 20 से 22% मानसिक तनाव पाए गए हैं और कुछ स्टडीज में जो आईसीयू के लोग हैं उसमें 32% तक पाए गए हैं, यानी 300 गुना वृद्धि होती है। मानसिक तनाव के लिए जॉन हॉपकिंस
हॉस्पिटल की स्टडी है कि 68% मानसिक तनाव किताबों से दूर होते हैं। जो टैक्टाइल सेंसेशन होता है, जो छूकर किताबों के साथ जो कनेक्टेड होता है मरीज, वो मोबाइल के साथ नहीं हो पाता है। तो टैक्टाइल सेंसेशन जब इंप्रूव करता है, ब्रेन में फीडबैक मिलता है, तो वैसी स्थिति में मरीज 68% पेशेंट दे फील रिलैक्स्ड, 61% फील रिलैक्स्ड विद म्यूजिक, 61% लोग म्यूजिक से, और 41% लोग ब्रीदिंग वॉकिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। तो हम लोग ने म्यूजिक और एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन किया। पुस्तकालय तो हमने किया था, पुस्तक पढ़ना खास करके नए जनरेशन के लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब म्यूजिक आता है तो नई पीढ़ी के बच्चे झूम उठते हैं, व्यायाम करते हैं, काफी खुश होकर व्यायाम करते हैं और निकलने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं। एक दिक्कत आ रही है कि लोग कहते हैं कि दिन का खाना थोड़ा कम मिलता है, भूख थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन उसको हम लोगों ने 2 ही दिन के अंदर फिर मैनेज कर लिया कि भाई खाना की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाए, खास करके नई उम्र के बच्चों। जी चलिए भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से म्यूजिक की धुन पर अब कोरोना संक्रमित अब झूम रहे हैं इस अस्पताल में, धनबाद की ये तस्वीरें। तो चलिए बिहार में अब अनलॉक 2, बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। बाजार और दफ्तरों में धीरे धीरे रौनक अब लौट रही। अनलॉक 1 की मियाद आज समाप्त हो रही है। प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के साथ अब लोगों को धीरे धीरे लॉकडाउन से राहत अब मिलने लगी है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में 16 जून से 22 जून तक एक हफ्ते के लिए ढील देने का ऐलान किया। हालांकि राज्य में नाइट कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक अभी जारी रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। अब नई गाइडलाइंस के तहत बिहार में दुकानें खुलेंगी, शाम के 6 बजे तक खुल सकती हैं। वहीं सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि नाइट कर्फ्यू का दौर अभी भी जारी रहेगा। समय में बदलाव किए गए। अब रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू अब लगा रहेगा। तो चलिए कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, अनलॉक की प्रक्रिया देखिए धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगी है। छूट और रियायतें लोगों को दी जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज के दिन एक बड़ी बैठक भी की। आगे क्या रणनीतियां, कैसे ढिलाई दी जाएगी, कैसे इस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा? गौतम बिल्कुल, आज ये लगने लगा था कि शायद अनलॉक पूरी तरीके से हो जाए, नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग हुई, उस हाई लेवल मीटिंग में तमाम चीजों को सुनने के बाद, अधिकारियों की बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके पूरी जानकारी दी और साफ तौर पे कहा कि 22 जून तक यही स्थितियां रहेगी। इसमें थोड़ी सी रियायत और दी गई है। कर्फ्यू जो पहले 7 बजे से लगता था, वो अब रात 8 बजे से, मतलब 1 घंटे की छूट और मिल गई है। यानी कि अब कह सकते हैं कि 1 सप्ताह तक, हालांकि जो हाई लेवल की जो मीटिंग हुई उस दौरान ये भी चर्चा हुई कि अब पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हाल के दिनों में उन्होंने सड़कों पर निकल करके चीजों को देखा है, तो उनका ये स्वविवेक है और ये वो जानते हैं कि कोरोना का जो लहर है वो पूरी तरीके से ढलान पर है। तो ऐसे में कुछ दिन और इंतजार कर लेने में ही फायदा है, और ये खुद मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले का पटक्षेप किया और अनलॉक की इस घड़ी को और बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं बिहार में दिन भर तो पूरी तरीके से जो सटोमोरो या अल्टरनेट जो व्यवस्थाएं हैं दुकान की, वो सभी प्रतिष्ठान लगभग खोल दिए गए हैं। एक एक दिन बीच करके जिस तरीके से दुकानें खुलती है वो खुलेगी। उसकी अवधि में भी विस्तार किया गया है, 1 घंटे का विस्तार किया गया है। और जिस तरह से पहले 4 बजे, फिर 5 बजे, अब शाम को 6 बजे तक खुलेंगे। यानी कि सुबह 6 से शाम 6, 12 घंटे का जो समय दिया गया है वो उस पूरे 12 घंटे का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू है उसमें भी कमी की गई है। और अगले 22 जून के बाद, अगर 22 जून तक अगर अच्छी सब कुछ ऐसा ही रहा जैसा कि लॉकडाउन के दौरान रहा है, और जो आंकड़े हैं वो बहुत कम होते चले गए, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तभी
पूरी तरीके से अनलॉक होगा। लेकिन ये अनलॉक फेज 2 है बिहार के लिए, और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को खुद से बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि इसके साथ ही वैक्सीनेशन पे जोर देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी बिहार के अंदर जो जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, ताकि लॉकडाउन के अलावा, अनलॉक के अलावा सरकार तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहे। यानी कि जिस तरह से देश के कई अलग अलग जगहों पर तीसरी लहर की बातें सामने आ रही है, तो ऐसे में बिहार पूरी तरीके से तैयार है और बिहार ने मान लिया है कि लॉकडाउन की वजह से ही बिहार के अंदर संक्रमण का खतरा कमा है, और ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। उन्होंने आम लोगों से अपील भी की है कि इस अनलॉक में भी बेवजह घरों से बाहर न निकले। खरीदारी करनी है तो 2-3 दिनों की खरीदारी आप करके रख सकते हैं, हर दिन खरीदारी ना हो सके, और इसलिए जो प्रतिष्ठान है वहां पर एक दिन बीच करके जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू रहेगी, और वो सख्ती से लागू रहेगी। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है और सख्ती से पालन करने के लिए। इसके अलावा जो सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय है, वहां पर पहले की अपेक्षा अब 50% की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है, और एक दिन बीच करके जो आने का सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान है वहां पर ये सिस्टम लागू होगी। लेकिन अभी स्कूल और कॉलेजेस को लेकर के थोड़ी सी अभी वहां पर स्थिति है, और 22 जून के बाद संभवतः अब ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान और कार्यालय पूरी तरीके से खोल दिए जाए, उसकी उपस्थिति भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन 22 जून तक वर्तमान परिस्थितियों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, और ये बिहार के लिए अच्छा संकेत है। जी, लेकिन गौतम, क्या लग रहा है पूरी तरह से पाबंदियां हटने में भी कितना वक्त लग सकता है? कितना इंतजार लोगों को भी और करना पड़ेगा? देखिए, 1 सप्ताह का और इंतजार करना होगा, क्योंकि इस 1 सप्ताह के अंदर जो संक्रमण का खतरा है वो लगभग सैकड़ों पे आ जाएगा। मतलब कि अगर दहाई पे आ जाता है, हालांकि 19 से 20 जिले ऐसे हैं जहां पर आंकड़ा दहाई का भी पार नहीं कर पाया है, तो ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन 38 जिला में अगर जो सबसे प्रमुख है वो है राजधानी पटना, जहां पर आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े भी आबादी के हिसाब से बहुत गिने चुने हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है कि इस अवधि में कम से कम लोगों की समझ में आ जाए कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। इसके अलावा अगर अनलॉक बिहार होता भी है तो किस तरीके से अपने आप को उस साँचे में ढाल ले कि हमको भीड़ नहीं बढ़ाना है, गैदरिंग नहीं करनी है, किसी भी फंक्शन में अगर जाना है, चाहे वो श्राद्ध कार्यक्रम हो, चाहे वो विवाह का कार्यक्रम हो, तो कम संख्या में जाए, कम संख्या में लोगों को बुलाएं, ताकि आपका कार्यक्रम भी हो जाए और कोरोना के संक्रमण के खतरे से भी बचा जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार चिंतित थी, और सरकार ने जो फैसला लिया लॉकडाउन का वो बहुत कारगर साबित हुआ। और आपने देखा कि शुरुआत के 3 फेज में ही कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है, जहां पे बिहार 22,000 प्रतिदिन नए संक्रमण के जो मरीज हैं वो आ रहे थे, तो अब वो आंकड़ा घट करके अब 1000 के नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की जो पहल थी वो साफ तौर पे इस अनलॉक और लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली है। और जो सवाल है आपका कि 1 सप्ताह के अंदर, मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से बिहार को एक बार फिर से उसी बिहार को पटरी पर लाएगी जो अभी अनलॉक है। यानी कि जो नाइट कर्फ्यू है या जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है उसको भी धीरे धीरे सुचारू रूप से सिस्टम में आने में भी कम से कम 22 जून तक इंतजार करना होगा। और संभवतः कि 22 जून के बाद भी 8 दिन अगर जोड़ दें तो पूरा जून का महीना, यानी कि 1 जुलाई से आप कयास इस बात के लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार अनलॉक हो जाएगा। मतलब कंप्लीट अनलॉक के लिए पूरा जून इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 22 तारीख तक तो सरकार ने कहा है, और उसके अलावा अगर सरकार को लगता है तो मैक्सिमम 1 सप्ताह और बढ़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 22 जून तक ये पाबंदियां हैं, और सरकार ने जो नए गाइडलाइन लागू किए हैं उसी के अनुरूप बिहार की जनता को रहना होगा। जी जय, चलिए शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो अब एलजेपी में बगावत, चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस झटके पर झटका दे रहे हैं।
पार्टी में घमासान चरम पर है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान अब शुरू हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता बनने के बाद पशुपति कुमार पारस आज पटना पहुंचे। माना जा रहा है कि प्रदेश के एलजेपी नेताओं से भी समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 17 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पारस ने दावा किया है कि पार्टी में उनके साथ बहुमत है। सभी 5 सांसद के अलावा अन्य तमाम नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। चिराग पासवान ने चाचा पारस को मनाने की कोशिश की। एलजेपी में 6 में से 5 सांसदों के विद्रोह के बाद डैमेज कंट्रोल के तहत मारीना पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया और उनकी कोशिशों पर पानी फिरता अब दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर घमासान अब छिड़ा हुआ है। जिस तरह से कल के दिन पूरा सियासी घटनाक्रम आपने देखा होगा, लेकिन अभी भी है, थमा नहीं है, क्योंकि एलजेपी के अध्यक्ष पारस केंद्र में अब मंत्री बन सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। और खुद को बीजेपी का हनुमान कहने वाले चिराग को आरजेडी और कांग्रेस ने ऑफर भी दिया इस समय। लेकिन अब सियासी विकल्प क्या है इन दोनों नेताओं के पास? पशुपति पारस अगर अध्यक्ष होते हैं एलजेपी के नए नेतृत्व के बाद बिहार से लेकर केंद्र तक की सियासत में बदलाव, और एलजेपी के नए नेता बने पशुपति पारस ने साफ कह दिया कि वो एनडीए के साथ हैं और साथ रहेंगे। हालांकि चिराग पासवान भी लगातार खुद को बीजेपी के हनुमान के तौर पर पेश करते रहे और एनडीए के साथ रहने का लगातार वो दावा भी करते रहे। ऐसे में चिराग के अगले कदम पर सभी की निगाह होगी कि क्या वो करते हैं, कैसे करते हैं। चिराग को बीजेपी क्या उनकी मदद करेगी? लेकिन पशुपति पारस के अगले कदम पर अब सभी की नज़र है, क्योंकि पशुपति पारस ने कल के दिन 5 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें एलजेपी के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी। एलजेपी एनडीए के साथ रही और चुनाव लड़ी तो पशुपति पारस ने साफ कहा है कि एनडीए के साथ हैं। ऐसे में इस हफ्ते होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह भी मिल सकती है। दिल्ली में चर्चाएं कि पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री या फिर स्वतंत्र राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। तो 17 जून को दिल्ली में बैठक, ये जिस तरह से एक मोड़ आ गया एलजेपी में, अचानक से सोचा भी नहीं था चिराग पासवान ने, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने अकेले नीतीश कुमार पर कई हमले किए। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने ये तक कह दिया था कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जेल में होंगे। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने खुलकर नीतीश कुमार का साथ दिया और ना ही चिराग पासवान का। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ये भी दोहराते रहे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, उनकी पूरी आस्था बीजेपी के साथ है। बिहार विधानसभा में उन्हें जीत मिलती है तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उधर बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी ने मिलकर विधानसभा में बहुमत पा लिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। अब चिराग पासवान के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प अब नहीं खुले हैं। चिराग पासवान आज बीजेपी आलाकमान से मिलकर अपनी शिकायत अब दर्ज करा सकते हैं। यदि बीजेपी उनका साथ देती है तो जेडीयू और नई एलजेपी बीजेपी से है। संजय वर्मा, नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू के फोन लाइन पर। संजय जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। थैंक यू। संजय जी, जो सियासी घटनाक्रम पिछले 2 दिनों से जारी है, आप पशुपति पारस का ये कहना कि अब अध्यक्ष की कुर्सी पर भी मैं बैठूंगा, तो क्या आप कोई विकल्प अब नहीं बचा है चिराग पासवान के सामने? आपको क्या नजर आता है? देखिए, उन्होंने जैसा किया है, पार्टी के अंदर काफी विरोध के स्वर पहले से ही उनके खिलाफ था। न केवल हम लोग जो जान रहे हैं, दूर से देख रहे थे राष्ट्रीय पार्टी के अंदर में, बल्कि नीचे भी उनके खिलाफ विरोध के स्वर थे।
और उनके जो काम करने का तरीका है इसी का परिणाम ये है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नया अप्रत्याशित आज ही घटना हो गई है, ये अंदर अंदर पहले से लग रहा था जी। मतलब कि अब बीच मझधार में फंसी है एलजेपी की गाड़ी। अब वो तो एलजेपी की गाड़ी नहीं, चिराग पासवान जी ने जो अपना कदम लगातार गलत दिशा में, राजनीतिक गलत दिशा में ले जा रहे थे, उसका परिणाम हुआ है। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बड़ी मुश्किल से दलितों के लिए संघर्ष करके एक नया दौर शुरू किया था बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, उसको नस्तनाबूद कर दिया उनके सुपुत्र ने। चलिए, शुक्रिया संजय जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो एलजेपी में बगावत तो हो चली है, लेकिन चिराग पासवान जो कि अब एकदम बीच में फंसे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करें क्या। हालांकि अब आरजेडी से, कांग्रेस से उनको न्योता दिया जा रहा है, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।